Hello students, welcome to Dr. Dushan's physics class. In today's class, for this foundation course, we are going to have a new topic from new part of your science, that is chemical reactions. So chemistry का part है class 10th का, बड़ा ही important topic है जो आपको 11th और 12th में भी काम आएगा. So उसका ही आज next lecture है. तो चलिए देखते हैं आज का lecture ये. So बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ. चलिए देखते हैं. सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है आपका आज. तो ध्यान से समझना है केमिकल रिएक्शन होती क्या है और किस तरह से हम उस रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो बच्चों ध्यान से समझना है. हाँ, केमिकल रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग में ही बहुत सारी होती हैं और क्या हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से चेंजेस की फॉर्म में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको लिख सकते हैं, ये सिंपल इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. चलिए बच्चे, आप सब केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आए हैं. सो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन. आप सब ने देखा मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. ठीक है, जैसे आपने कभी गर्मियों में दूध रख दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक, या आयरन को, दूध को रख दिया आपने रूम टेम्परेचर पे और वो क्या हो जाता है बच्चों, खराब हो जाता है. यू मे सी दैट मिल्क हैज बीन हैविंग सम बैड स्मेल फ्रॉम इट एंड इट्स स्टेट हैज बीन चेंज्ड. ये आप देख सकते हो, आपकी किचन में देख सकते हो. अगर गर्मियों में दूध बाहर गर्म टेम्परेचर पे रह जाता है तो वो दूध क्या हो जाता है, दूध खराब हो जाता है. क्लियर? व्हाट इज इट? देयर इज अ चेंज इन इट. इट्स स्टेट चेंज हो जाती है. अब क्या हुआ, हमने एक आयरन, लोहे का तवा, पैन या नेल, किसी को भी लेफ्ट दे एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. आप अपनी लोहे की कढ़ाई को, किसी कील को या किसी भी तवे को आप अगर एक्सपोज करके रख देते हैं ह्यूमिडिटी में या एक्सपोजर ऑफ वाटर वेपर्स, सो क्या हो जाएगा, उसकी शक्ल चेंज हो गई. यहाँ देखिए, ये कितना अच्छा तवा था, इसकी कंडीशन कैसी है और इसकी कंडीशन कैसी होगी. देयर इज अ चेंज इन इट. आपको उसकी चेंज आपको एक्सपीरियंस कर रहे हो और ये घरों में आप करते हो. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जब ग्रेप्स के ऊपर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे कुछ लिक्विड्स आपके पास बन जाते हैं. क्लियर? यहां देखिए, फूड, खाना बनाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ और फॉर्म में थे, कुछ और स्टेट में थे, कुछ और शेप में थे, कुछ और कलर्स में थे. बट व्हेन इट इज कुक्ड, its color, its shape, its taste, its everything is changed. Its smell even, it's changed. Clear? So what is it? When you eat something, जब आप किसी चीज को खाते हो, कोई भी, whether it is a fruit, whether it is a vegetable, आप जैसे खाते हो, माउथ से, ईसोफेगस से अंदर जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट जूसेस एक्ट करते हैं, एसिड्स एक्ट करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करके और बाहर क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है. स्टेट चेंज हो जाती है. एवरीथिंग इज चेंज्ड ऑफ दैट फूड. दैट फूड इज टोटली चेंज्ड आफ्टर गेटिंग डाइजेस्टेड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं. ठीक है, अपनी नेजल कैविटी से हमने सांस लिया, क्या हुआ, हमारे पास हमने ऑक्सीजन ली और जब हमने उसको बाहर आउट किया, एक्सहेल किया, तो वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकली. उसमें कुछ चेंजेस हुई अंदर. वो ऑक्सीजन जो अंदर गई वो कहाँ मिक्स हुई, लंग्स की हेल्प से हमारे हार्ट तक हमारा जो ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, और वहां पे कुछ चेंजेस हुई. ये सारी चेंजेस इन ऑल द अबव सिचुएशंस, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. जो इनिशियल चीज आपने रखी थी, चाहे वो कोई भी थी, वेदर इट वाज योर मिल्क left outside in hot weather, whether it is your pan left outside in humid, third, what you have taken inside, आपने जो खाया, चाहे वो हो, चाहे जो सांस आपने ली, in all the situation, the nature कैसी वो थी, identity, उसकी शक्ल सूरत of the initial substance have somewhat changed, even totally changed. वो चेंज हो गई है. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place.
और यहां पे वो जो चेंज हुई है दैट ऑल एवरीथिंग दैट इज अ केमिकल चेंज। और जब केमिकल चेंज होती है इसका मतलब है वहां पे क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात समझ आई? आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस देखी, उन चेंजेस के कारण किसी का शक्ल चेंज हो गई, कुकिंग में उसकी शक्ल चेंज हो गई, उसको हीट मिला, उसका कलर चेंज हुआ, उसका स्मेल चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ। सो इसका मतलब है वहां पे क्या चेंज, वहां पे क्या हुआ, देयर इज अ केमिकल चेंज इन इट एंड वी कैन से दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। एक और चीज बता दूं, जब भी केमिकल चेंज होती है कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इनिशियली जो आपने ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, जो इनिशियल आपने कंपोनेंट रखे होते हैं वो चेंज होते हैं, बट वहां पे जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स भी होती है। क्लियर? और जो इनिशियल स्टेट में चीजें ली जाती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और फाइनल चीज जो होती है वो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये चीजें आगे हम देखेंगे। चलिए कुछ एक्टिविटीज करके देखते हैं। हम एक्टिविटी करते हैं, सिंपल एक्टिविटी करेंगे बच्चों। हम एक हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम का एक रिबन ले लिया, ठीक है, अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। हमने क्या करेंगे, उसको साफ कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन की जब वो कांटेक्ट में आता है उसके हो सकता है ऑक्सीजनेशन हुई हो, हम उसे क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को रिमूव करने के, उस लेयर को रिमूव करने के लिए उसके ऊपर एक सैंड पेपर लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। नाउ यू आर हैविंग ए क्लीन मैग्नीशियम रिवर। क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या लेनी है, उसे हमने टोंग्स की हेल्प से पकड़ना है। अभी सब दिखाता हूं आपको, ठीक है। थर्ड, उसे जलाना है। टोंग्स ले लिया आपने, दिस इज योर टोंग, दिस वन, ये इसकी हेल्प से आपने उस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड कर लिया। अब आपने यहां पे एक स्पिरिट लैंप है, यू आर हैविंग अ स्पिरिट लैंप ओवर हियर, बर्नर है, उसके ऊपर इसको बर्न करना है। जो बर्न करने से ऐश होगी उसे इस वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। बात समझ आ गई? चलिए देखते हैं क्या होता है। हमने क्या ले लिया, टोंग्स की हेल्प से उस मैग्नीशियम रिबन को, जो आगे मैग्नीशियम रिबन है उसको हमने होल्ड कर लिया, पकड़ लिया भाई। अब बंसन बर्नर ले लिया, इस बंसन बर्नर से हम इस मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, इसको बर्न करने की कोशिश करेंगे। बर्न किया और वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक स्पिरिट, एक आपके पास फ्लेम जनरेट हुई, ब्राइट व्हाइट फ्लेम इज जनरेटेड। जैसे ही ब्राइट फ्लेम जनरेट होती है आपने उस रिबन को उस वॉच ग्लास के ऊपर ले आना है। वॉच ग्लास के ऊपर वहां पे उसमें ऐश बनना शुरू हो जाएगी, राख बनना शुरू हो जाएगी। उस राख को आपने कलेक्ट कर लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया एक आपके पास ऐश बनी है। वो ऐश क्या है बच्चों? एक नया प्रोडक्ट बना है। वो एक्चुअली है क्या? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? कंक्लूजन क्या था? As we have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. White flame आ रही थी वहां पे, और वहां पे क्या हुआ? It changes into a white powder. वो मैग्नीशियम जो था, in the presence of that light, with the help of that bright fumes, और you can say bright, जो आपका बर्नर से लाइट निकल रही थी, वहां से जो आग निकल रही थी, उसकी हेल्प से वो आपका मैग्नीशियम का सॉलिड रिबन, उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो अब सिर्फ राख बन गई है, वो वहां पे ऐश की फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आपने लिया मैग्नीशियम था, लेकिन जब उसको जलाया विद द हेल्प ऑफ दैट स्पिरिट, विद द हेल्प ऑफ दैट बंसन बर्नर, अब वो किस में चला गया है? मैग्नीशियम से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। It formed due to reaction between magnesium and oxygen. ऑक्सीजन सराउंडिंग से ले लिया, ठीक है, बट वहां पे किसी चीज ने इंस्टिगेट किया उसको, वो क्या था? वो बर्निंग फ्लेम थी। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। एक एक्टिविटी समझ आई, एक और एक्टिविटी देखते हैं। यहां पे हम क्या ले रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं बच्चों। इस टेस्ट ट्यूब के साथ हम ले रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड। 9th में आपने बहुत सारे इन कंपाउंड्स और इन कंपोनेंट्स के नाम पढ़े होंगे। आपने ले लिया, टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या पड़ा हुआ है? लेड नाइट्रेट, और आपके पास है पोटाशियम आयोडाइड। अब आपके पास बच्चों एक ड्रॉपर है। ड्रॉपर को आपने हाथ में पकड़ना है। इस ड्रॉपर से आपने लेना है भाई पोटाशियम आयोडाइड। क्या लेना है आपने?
आपने पोटाशियम आयोडाइड को इस ड्रॉपर में फिल करना है। ड्रॉपर में फिल किया आपने ड्रॉपर में फिल करके इस पोटाशियम आयोडाइड को आपने ले जाना है भाई उस टेस्ट ट्यूब के पास। टेस्ट ट्यूब में वहां से पोटाशियम आयोडाइड के ड्रॉप्स को आपने डाल देना है। उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? लेड नाइट्रेट पड़ा हुआ है। आपने ऑब्जर्व क्या किया? उस सॉल्यूशन को जो वहां पे बनी है वहां पे उसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? स्टेट वही रही, एक्वस ही रहा, वो लिक्विड ही रहा, बट उसका कलर चेंज हो गया। येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। अब क्या हुआ? पहले लेड नाइट्रेट था, बट पोटाशियम आयोडाइड जब उसमें डाला तो उससे उसमें बन गया है लेड आयोडाइड। ये किस तरह से, क्या फॉर्मूलाज हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे। तो वहां पे वो लेड जो येलो कलर का था वो अब लेड नाइट्रेट नहीं है, क्योंकि लेड नाइट्रेट का कलर ट्रांसपेरेंट था, वो येलो नहीं था। अब उसमें क्या बन गया है? वहां बन गया है लेड आयोडाइड। क्लियर? टेस्ट ट्यूब में कंपोनेंट चेंज हो गया आपका। सिमिलरली आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कुछ एक्टिविटीज करके देखते हैं भाई, अपने आप समझ आ जाएगा। जब एक्टिविटीज करोगे आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जब हम आगे पढ़ेंगे, हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में डाला है जिंक के ग्रैन्यूल्स देख रहे हो ना नीचे, छोटे छोटे जैसे चॉकलेट के पीसेस होते हैं। वी आर हैविंग जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, और दूसरा हमने साथ में ले लिया डिल्यूटेड H2SO4। क्या ले लिया आपने? डिल्यूटेड H2SO4 ले लिया, और एक ले लिया ड्रॉपर। आपने इस ड्रॉपर को हाथ में पकड़ा और इस डिल्यूटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉपलेट्स उसके अंदर लिए। H2SO4 को ड्रॉपलेट में भर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉपलेट में आपने ड्रॉपर में भर दिया उसके कंपोनेंट्स, कुछ क्वांटिटी ऑफ दैट डिल्यूटेड H2SO4। अब आपने क्या किया? उस डिल्यूटेड H2SO4 को आपने डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में। जिस कॉनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं। अब भाई जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हैं तो उसमें क्या हो गया? इसमें चलिए और डाल लीजिए थोड़ा डिल्यूटेड H2SO4, ताकि वो सारा का सारा जिंक जो है वो डिप हो जाए आपके इस कंपोनेंट, इस डिल्यूटेड H2SO4। सारे ग्रैन्यूल्स देखिए अब आपके उस लिक्विड डिल्यूटेड H2SO4 के बीच में आ गए। अब आपका क्या हुआ? डिल्यूट कॉर्क बंद कर देना है, विद द हेल्प कॉनिकल फ्लास्क को क्लोज कर देना है, ग्लास ट्यूब लगा देनी है कॉर्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क और डिल्यूटेड H2SO4 बीच में पड़ा हुआ है ग्रैन्यूल। आपको दिख रहा है वहां पे क्या हो रहा है? सम फ्यूम्स आर गेटिंग जनरेटेड। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे ये देखिए कुछ फ्यूम्स ऑब्जर्व हो रही है। यहां पे क्या हुआ? H2S गैस इज जनरेटेड। यहां पे क्या हुआ? H2SO4 था जो, अब वहां से H2 बाहर हो गया है, SO4 अलग हो गया है। H2SO4 इज जनरेटेड ओवर देयर। वो H2SO4 वहां से उस ग्लास ट्यूब से बाहर आएगी, जिसको आप चेक कर सकते हो बाय बर्निंग और समथिंग। सो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ, वहां देखो छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। इस यहां पे छोटे छोटे बबल्स देखिए, ये बबल्स किसकी तरफ? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो दे आर द फॉर्मेशन, दे आर द गैस, दैट इज गैस, हाइड्रोजन गैस। बच्चों बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, ठीक है। और एक दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। हीट इज गिवन आउट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहां पे आप देखेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा, सो हीट भी बाहर आ जाएगी और वहां से हाइड्रोजन गैस भी आए। सो चेंज इन स्टेट भी हो गया, बबल बने, वहां पे चेंज इन स्टेट भी हो गया, वहां पे सॉलिड और लिक्विड था लेकिन गैस की फॉर्मेशन भी हो गई। टेम्परेचर चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी आपका एक स्टेट चेंज हो गया। सो व्हाट वी आर हैपनिंग, देयर आर फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये ऊपर जो रिएक्शंस हमने देखी हैं, चेंजेस देखी हैं, वहां पे अब हमने लिस्ट डाउन कर दी है कुछ चीजें कि अगर वो हो तो केमिकल चेंज है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट है, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, देखा आपने येलो कलर हो गया था। चेंज आर एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है,
देन देयर इज ए केमिकल रिएक्शन. चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है देन देयर इज ए केमिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, वहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तब भी आपके पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा. बात समझ आ गई है. तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ चेंजेस थी जो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने कहना है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, बट देयर इज अ फॉर्मेशन और देयर इज अ हैपनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. बात समझ आ गई. चलिए देखते हैं अब इन केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इनको लिखते कैसे हैं. यहां देखिए 3 स्टेट्स को चेंज मैंने लिखा है. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस टू सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड टू गैस. देयर इज अ इंटरचेंजेबिलिटी, सभी एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं. बच्चों यहां देखो सॉलिड टू लिक्विड अगर जाता है, सॉलिड से लिक्विड अगर जाता है तो उसे कहते हैं बच्चों मेल्टिंग, पिघलना. अगर लिक्विड से सॉलिड आता है तो कहते हैं फ्रीजिंग. ये कंपोनेंट्स ध्यान रखिएगा. सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग. यहां देखिए लिक्विड टू गैस अगर बनता है तो इवेपोराइजेशन होती है, लिक्विड टू गैस. और अगर गैस से लिक्विड है तो कंडेंसेशन हो रही है. लिक्विड से लिक्विड को गर्म करते हैं, पानी के वेपर्स बनते हैं, देयर इज अ फॉर्म दैट इज इवेपोरेशन. और अगर गर्म हवा को, स्टीम्स को देखिए, पतीले में ऊपर ढक्कन रखा है, ढक्कन में कंडेंसेशन होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं. सो जब भी गैस, वो हीटेड गैस ठंडी होती है तो वो होती है कंडेंस, और कंडेंस होकर बनाती है गैस टू लिक्विड. अब गैस से सॉलिड बना तो डिपोजिशन होती है, और अगर सॉलिड से गैस बनता तो सब्लिमेशन होती है. ये है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट, और यू कैन से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये 3 स्टेट्स हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी इंटरचेंजेबिलिटी. ठीक है बच्चों. अब केमिकल रिएक्शन किस तरह से, यहां पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है. दूसरा देखिए चेंज इन कलर. दूसरी मैंने क्या कहा, इसका मतलब है चेंज इन स्टेट है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है. अब दूसरे में चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन कलर में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, gas, there is a chemical reaction is happening over there. Then they change in temperature. आपके ग्लास में आपने क्या डाला था, छोटे छोटे आइस के पीसेस, आइस क्यूब्स डाले थे, वो टेम्परेचर चेंज होने से मेल्ट हो गया, स्टेट चेंज हो गई. सो दैट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स आर देयर. क्लियर है. ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है. यहाँ पे आपको येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है, ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, उस वहां नहीं, यहां इस इक्वेशन में. क्लियर है. यहां तक बात समझ आ गया. तो ये थे बच्चे आपके केमिकल चेंजेस. अब इन केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में रखेंगे. उसके लिए छोटा सा आपको एक रिवीजन वाला पार्ट बता देता हूं, द वैलेंसी चार्ट. डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं 9th में, वहां पे आपने बैलेंसेस पढ़ी हैं. यहां देखिए कुछ बैलेंसेस हैं आपकी, इनको नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लेन हम करेंगे. हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ये जो है इन सब की वैलेंसी भाई कितनी है, सब की वैलेंसी है 1. दूसरा कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो लिस्ट है इन सब की वैलेंसी कितनी है 2. इनकी फिक्स वैलेंसी है 1 और दूसरे वालों की फिक्स वैलेंसी है 2. बट देयर आर सर्टेन कंपोनेंट, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है. जैसे कॉपर एंड आयरन, बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसीज. कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है 2 भी, और आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है 3 भी. ठीक. बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी है फिक्स्ड 3. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, और अमोनियम की वैलेंसी Pb1 है, और लेड की वैलेंसी है 2. क्लियर है. ये कुछ वैलेंसी चार्ट आप अपने पास रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए आगे मूव करते हैं. अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शंस पे. सो बच्चों, जो केमिकल चेंजेस हमने ऑब्जर्व की, उनको जब हम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देते हैं उन्हें कहते हैं केमिकल इक्वेशंस. अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. मैग्नीशियम को हमने क्या किया था, बर्न किया था. कहां पे, ऑक्सीजन में. सराउंडिंग में ऑक्सीजन ले लिया उसने, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड.
तो ये क्या हो गई आपकी एक वर्ड इक्वेशन हो गई। जो जो कंपोनेंट्स लिए उन कंपोनेंट्स को आपने किस तरह से जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या बना, ये सारी रिप्रेजेंटेशन दैट इज अ वर्ड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, जो हमने लिए थे बिफोर द केमिकल चेंज, दैट दे आर रिएक्टेंट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें बच्चों हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन या चेंज होने के बाद जो चीज बनी है उसे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे वो जो चीजें होंगी उन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स जो पहले लिए थे रिएक्शन से, चेंज से पहले, और जो राइट हैंड साइड पे आ गया वो प्रोडक्ट्स जो चेंज के बाद बने हैं। और ये डायरेक्शन बताता है, एरो डायरेक्शन बताता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। इसके डायरेक्शन कहां से कहां होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगी भाई। सो एरो इंडिकेट्स टू यील्ड, शोज द डायरेक्शन। ठीक है, ये बनाता है कि ये चीज बनी है भाई। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपकी वर्ड इक्वेशन। चलिए देखते हैं। सो केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। उसी वर्ड इक्वेशन का शॉर्ट हैंड फॉर्म जो है केमिकल चेंज का, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं। एम, अब मैग्नीशियम की जगह मैंने लिख दिया Mg, उसका फॉर्मूला। ऑक्सीजन की जगह उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 लिख दिया। बना क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्लियर? इस तरह से बन गया। ये अभी भी इनकम्प्लीट है, देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड आ गया रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड आ गया प्रोडक्ट्स, एंड द फॉर्म। अब ये केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन। ये एरो डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ से क्या चीज ली गई थी। इसका मतलब यहां से रिएक्शन इस तरफ मूव हुई है भाई, ये रिएक्शन की डायरेक्शन बता दी उसने। सो एरो इंडिकेट्स कि ये चीज बनी है और शो द डायरेक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स on the both side is same, then it is a balanced equation. अब अगर दोनों तरफ जिस भी चीज को आप देख रहे हो, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट, अगर किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, देन इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अदरवाइज इट इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल। यहां पे देखो Mg एक है, यहां इधर भी Mg एक ही है। यहां ऑक्सीजन 2 है बट यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। सो इट इज अनबैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, या इसको कहते हैं स्केलेटल। तो दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन। बात समझ आ गई? अब इस अनबैलेंस्ड को बैलेंस भी करना सिखाऊंगा मैं आपको। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? तो बच्चों इस तरह से हम बनाते हैं। सो अबव इक्वेशन एग्जांपल ऑफ अ स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। चलिए, तो क्या क्या स्टेप्स लिए आपने, क्योंकि आगे जाके आपको मैं वर्ड इक्वेशन दूंगा और आप उसकी केमिकल इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ले लेना है आपने रिएक्टेंट्स, राइट साइड पे ले लेने हैं प्रोडक्ट्स। तो एक तरफ आ जाएंगे रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के बीच में क्या आएगा भाई, एक एरो आएगा। क्या आएगा, एक एरो आएगा। तीसरा, 2 or more reactants or products are separated by plus arm। दो अगर रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट में भी हर बार एक ही चीज नहीं बनेगी, एक से ज्यादा भी बन सकती हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, यहां देखो प्लस का साइन आएगा। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कंडीशंस मेंशन होंगी। अगर कोई भी चीज है, आपने जैसे आग जलाई थी बंसन बर्नर से, तो हीट दिया आपने, तो उसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के ऊपर। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है हीट की, आपने हीट दी है वहां पे। सो कोई भी होगी, चाहे हीट होगी चाहे लाइट होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दैट एरो। कंडीशन कहां मेंशन होगी, एरो के ऊपर। फिफ्थ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, जो मटेरियल आपने यूज किया है, चाहे जैसे आपने मैग्नीशियम यूज किया, वो क्या था, सॉलिड था। हवा में से ऑक्सीजन ली, गैस, और बना क्या, ऐश। ऐश फिर सॉलिड है। तो स्टेट जो है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, उनकी फिजिकल स्टेट, उनके साथ मटेरियल का जहां नाम लिखोगे रिएक्टेंट हो जाए प्रोडक्ट, उसके साथ छोटी छोटी ब्रैकेट्स में डाल देना है। कैसे, जैसे ये देखो मैग्नीशियम है, इसके साथ लिख दिया एस, एस इज फॉर सॉलिड्स। ऑक्सीजन के साथ कॉमा में लिख दिया जी, दैट इज फॉर गैस।
यहां प्रोडक्ट्स में फिर सॉलिड बना तो वहां पे भी हमने एस से सॉलिड रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ आ गई? यहां पे जहां भी होगा उसके साथ ब्रैकेट डालनी है छोटी और उसके साथ बीच में स्टेट लिख देनी है, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज योर लिक्विड। लिक्विड को बच्चों लिखते हैं एक्वस, ए क्यू, और स्टेट नीच थर्ड वाली गैस। सॉलिड अगर स्टेट होगा मटेरियल का सॉलिड में होगा, एक्वस होगा तो लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। बच्चों होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, होपफुली समझ आया होगा। कमेंट कर दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी। मैंने कोशिश किया है थोड़ी थ्योरी ज्यादा ना हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। थ्योरी नोट्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बट आपने समझना है केमिस्ट्री को ताकि आपके लिए एक फन रहे। क्लियर है? बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि इस फाउंडेशन कोर्स का अच्छा रिस्पॉन्स और जनरेट हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी फीडबैक हो शेयर कीजिएगा, ईमेल आपके सामने है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। थैंक यू, गुड बाय।